नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ कक्षा 6 का पाठ 11 जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते और इसकी लेखिका है श्रीमती हेलेन केलर। अब पढ़ते हैं हम। पहले पाठ पढ़ने से पहले हेलेन केलर के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनके पिता का नाम आर्थर हेनल केलर था और माता का नाम केट एडम्स केलर। ये तो हो गए इनके माता पिता का नाम। और ये क्या बचपन से ही आपको पता है छोटी उम्र में क्या हुआ, इनको बुखार आया था और बुखार आने की वजह से 1.5 वर्ष की उम्र में ये क्या अपने बोलने की, सुनने की और देखने की शक्ति खो बैठी। ये खोने की वजह से इनके माता पिता परेशान हो गए। अब छोटी सी जान 1.5 साल की उम्र में न तो ये बोलना जानती थी, न देख सकती थी, न सुन सकती थी। तो जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो इनके माता पिता को लगा कि अब इनको पढ़ाई करवानी पड़ेगी। तो इनको पढ़ने के लिए वो आम स्कूल में तो भेज नहीं सकती थी। तो उन्होंने एक शिक्षिका को अपने घर बुलाया। वो शिक्षिका का नाम था एनी सुलिवान। जो शिक्षिका इनको पढ़ाने के लिए आई थी तो इनको इनकी जो देखने की, बोलने की, सुनने की जो शक्ति नहीं थी, इसको जानकर वो घर में पढ़ाने लगी। तो ये क्या है, लेखिका चिड़चिड़ी हो गई। हेलेन केलर क्या हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। तो उन्होंने किया क्या, इसकी शिक्षिका ने इनको प्रकृति के अंदर ले गई और वहाँ पर ले जाकर इनको वो धीरे धीरे पढ़ाने लगी। ये लेखिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी और आपको ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये ना तो देख सकती थी, न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, फिर भी इन्होंने कितनी भाषाएं सीखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का इनको ज्ञान हो गया धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो ये क्या कहती है, यदि मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, जो लड़की देख नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, वो इतना कुछ कर लेती है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लेखिका यहाँ पर व्यंग्य करती है इस निबंध के अंदर कि जो लोग देखकर भी नहीं देख सकते, यानी वो कहती है कि मैं नहीं देख सकती ना, तो भी मैं प्रकृति में जो इतने सुंदर सुंदर चीजें दे रखी है उनका अनुभव करके पहचान लेती है और लोग प्रकृति को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, द स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर इन्होंने अपना पूरा जीवन का परिचय और इनके जीवन में होने वाली सारी घटनाओं का वर्णन किया है। आइए हम आज हेलेन केलर द्वारा लिखित ये पाठ पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यानी लेखिका की एक दोस्त है जो जंगल की पूरी सैर करके आती है। तो लेखिका उससे पूछती है कि वो क्या, अब वो उसको देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन वो उससे जानने की कोशिश करती है कि जंगल में उसने क्या क्या देखा। लेकिन वो उसकी जो मित्र होती है वो उसको कहती, कोई मैंने कुछ खास चीज़ें जंगल में नहीं देखी। तो लेखिका को ऐसा लगता है कि लोग देख सकते हैं तो भी ये लोग बहुत कम क्यों देखते हैं। यानी हमारी प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर जंगल है, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो लोग उनको देखते क्यों नहीं है। मुझे उसको आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसको रोज ये लोग जैसे भी ये कोई सवाल पूछती तो उनको कह देते कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो वो उसकी आदी हो चुकी थी, अभ्यस्त हो चुकी थी, उसको आदत हो चुकी थी ये सब चीज़ें सुनने की। क्यों, बेचारी ना तो देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। और उसके मित्र ने भी जंगल घूम के आई और उसने कुछ बताया ही नहीं प्रकृति के बारे में। तो उसको लगा कि लोग देख सकते हैं तो भी वो क्या है, बहुत कम देखते हैं। यानी लोगों के पास आंखें हैं तो भी वो इतना कम क्यों देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। यानी लेखिका कहती है कि उसकी दोस्त जो जंगल में घूम के आई तो वो कहती है कि ये संभव थोड़ी है कि वो जंगल में पूरा 1 घंटा घूम के आई और उसने कुछ भी नहीं देखा। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों
रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है जो देख सकता है वो कहती है कि मैं जंगल में मैंने कुछ नहीं देखा और मैं एक अंधी हूँ, मैं ना देख सकती हूँ ना बोल सकती हूँ, लेकिन मैं छूकर भी बता सकती हूँ कि प्रकृति में इतनी सारी सैकड़ों चीज़ें हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी कवि लेखिका यहाँ पर कहती है मैं जो अब ये देख सुन तो नहीं सकती, तो ये क्या करती है, भोजपत्र, भोजपत्र जानते हो आप क्या होता है? पहले क्या होता था, हमारे कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह थे, तो भोजपत्र एक वृक्ष की छाल है, न कि एक पत्ता, वो एक वृक्ष की छाल है जिस पर वो लेखन कार्य करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि कालिदास वगैरह जो हुए थे ना, वो भोजपत्र पर लेखन कार्य करते थे। तो लेखिका उस समय की बात करती है, वो कहती है मैं भोजपत्र के जो छाल होती है, भोजपत्र वृक्ष की, उसको छूकर बता सकती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। मैं प्रकृति का इतना सुंदर अनुभव कर सकती हूँ, तो लोग क्यों नहीं कर सकते। चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। वो कहती है चीड़ के वृक्ष की छाल को भी मैं उसको छूकर पहचान लेती हूँ कि ये कैसी है। और लोग कहते हैं मैंने जंगल में कुछ नहीं देखा। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों में मखमली सतह छूने की और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब उसकी जो मित्र जंगल घूम के आती है और वह कहती है मैंने कोई खास नहीं देखा, तो ये मन ही मन कहती है कि कैसे खास नहीं देखा। मैं वसंत के दौरान यानी वसंत ऋतु के बाद टहनियों पर जो नए नए जो अध खिली फूल खिलने वाली होते हैं, उससे पहले का समय जो होती है वो कलियां होती है, उनको खोजती है कि इसमें फूल निकले या नहीं निकले। उस कलियों पर भी वो हाथ घुमाती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह यानी जो फूल होते हैं उनकी जो ऊपर की सतह आपको पता है बिल्कुल मुलायम और मखमली होती है, वह सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद। यानी जो फूल जिस प्रकार के बने होते हैं, अब वो देख तो नहीं सकती, तो उनको छूकर महसूस करती है कि फूल कैसे बने हैं, घुमावदार आकृति में बने हुए, और उनको ये फूल छूकर उसको क्या मिलता है, अपार आनंद मिलता है, अपार खुशी मिलती है। और लेखिका कहती है यदि मैं प्रकृति के इन फूलों को छूकर अपार आनंद महसूस कर सकती हूँ, तो लोग देखकर इस प्रकृति का आनंद क्यों नहीं लेते हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। यानी वो फूलों को और कलियों को छूकर उसको कैसा लगता है, प्रकृति कैसी है, जादूमयी है, प्रकृति में क्या है, जादू है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते हुए किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी जब वो प्रकृति यानी फूलों या बाग बगीचों में जाती होगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखती हैं, तो वहाँ पर चिड़िया का जो मधुर स्वर सुनाई देता है वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको बहुत ही आनंदित करता है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। यानी वो झरने के नज़दीक जाती हैं लेखिका, और जब झरना ऊपर से पड़ता है, आपको पता ही है, जैसे ही वो हाथ को झरनों के बीच में डालती है तो बहुत ही खुशी अनुभव होती है उसे। और वो कहती है जब मैं नहीं देखने वाली नहीं बोलने वाली झरनों का आनंद ले सकती हूँ, प्रकृति का आनंद ले सकती हूँ, तो लोग देख कर भी बहुत कम देखते हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का क्षमा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी जब वसंत ऋतु आती है तो आपको पता ही है मौसम बिल्कुल बदल जाता है। इस बदले हुए मौसम इसको बहुत ही लुभावना लगता है और बहुत ही आनंदित करता है। जो घास के मैदान होते हैं, जो आपको पता है छोटी छोटी घास बिछी होती है जिस पर ये लेखिका चलती है, तो इसको बहुत आनंद का और खुशी का अनुभव होता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। यानी ये सब चीज़ें क्या लेखिका इन सब का अनुभव करती है, फूलों का, जो ये घास बिछी होती है पाँव के नीचे उसका, तो इनका मन क्या करता है कभी कभी मैं इन चीज़ों को देखूं। लेकिन होता क्या है, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन
मुग्ध ही हो जाएगा। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है कि इन चीज़ों को मैं देख नहीं सकती, मेरे को महसूस करके मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है। यदि मैं इनको देख लूँ, इनकी सुंदरता को देख लूँ तो मेरा मन क्या मुग्ध हो जाएगा, मेरा मन क्या आनंदमय हो जाएगा, मेरे को और भी ज़्यादा खुशी होगी। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर लेखिका कहती है, अब जैसे लेखिका है वो देख नहीं सकती, इन चीज़ों को महसूस करती है, तो वो क्या कहती है, यदि मेरे को ये चीज़ें देखने को मिल जाए तो मेरे को अपार आनंद मिलेगा। और यहाँ पर लोगों को क्या कहती है, जो लोग देख सकते हैं वो लोग बहुत कम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देखने की क्षमता है, उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन लेखिका क्या कहती है, लोगों को उस चीज़ की कदर नहीं है। जैसे भगवान ने उनको इतनी अच्छी आंखें दी हैं, बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, तो लोग क्या करते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते, भगवान की दी हुई चीज़ों का सही उपयोग नहीं करते, और जो चीज़ उसके पास नहीं है उन चीज़ों को हमेशा लेने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियां के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। यानी यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है, कितने दुख की बात है, लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दी हुई इन शक्तियों का वो क्या करते हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे, और जो देखकर भी इस प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख रहे हैं। ये कितने दुख की बात है। वो कहती है, दृष्टि, भगवान ने जो इनको आंखें दी है वो उनके लिए क्या है, एक आशीर्वाद है, और भगवान के आशीर्वाद को वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए लोगों को, जिसको भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी, बोलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, लेकिन लोग क्या करते हैं, इनको तुच्छ समझते हैं और इनकी कदर नहीं करते। जो चीजें इनके पास नहीं होती उनके पीछे भागते रहते हैं। इसलिए लेखिका यहाँ पर कहती है, मैं दृष्टिहीन होकर ये सारी चीजें कर सकती हूँ, तो लोग देखकर क्या कुछ नहीं कर सकते, बोलकर क्या कुछ नहीं कर सकते, सुनकर क्या कुछ नहीं समझ सकते। यानी लेखिका अपने माध्यम से यहाँ पर कहना चाहती है कि मैं न देख सकती हूँ, न बोल सकती हूँ, न सुन सकती हूँ, फिर भी मेरी जो आत्मिक शक्ति है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए काफ़ी है। इसलिए वो क्या करती है, अपना दृढ़ संकल्प रखती है। और आपको पता है, न देखने के बाद, न सुनने के बाद भी वो इतनी भाषाओं का ज्ञान कर सकती है। तो मनुष्य के पास तो हाथ, पाँव, आँखें, मुंह सब कुछ है। यदि मनुष्य के पास ये सारी चीजें हैं तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि उनका सदुपयोग करे वो, और वो हमेशा अपना कार्य सफलता के लिए करेंगे। यदि सही राह पर चलकर करेंगे, प्रकृति की सुंदरता को देखेंगे, प्रकृति को समझेंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो मैं न देखकर भी ये सब चीज़ें हासिल कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, लोगों को समझ सकती हूँ, प्रकृति को समझ सकती हूँ, तो आप लोग जो इस प्रकृति को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है, पूरे पाठ के नाम से जो देखकर भी नहीं देखते, यानी लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है, जो आप लोग हो, आपको सब कुछ दिखता है, फिर भी आप लोग ये सारी चीज़ें क्या हो, नहीं देख रहे हो, इसको इग्नोर कर रहे हो। तो लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है, यदि भगवान ने आपको इतनी सुंदर आंखें दी है, इतना सुंदर मुंह दिया है, इतने सुंदर सुनने के लिए कान दिए हैं, तो आप इनका क्या करें, सदुपयोग करें और हमेशा सही राह पर आगे बढ़े। लास्ट पैराग्राफ में कविता लेखिका हमें क्या कहना चाहती है कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, आपको देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति प्राप्त है। यदि आप इस बात को साधारण नहीं समझना चाहिए, अपनी शक्ति का आपको सदुपयोग करना चाहिए। आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास आंखें नहीं है, इसकी कीमत क्या है, जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं है तो कानों की कीमत क्या है। तो यहाँ पर कवि लेखिका अपने को यही कहना चाहती है कि दृष्टिहीन से पूछकर देखिए, देखने की शक्ति क्या होती है। मनुष्य को जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ मिलती है, लेकिन वह उसको क्या करता रहता है, उन खुशियों को भूलकर जो उसको नहीं मिलती उन चीज़ों के पीछे भागता रहता है। इसलिए लेखिका यहाँ पर कहती है, जो भगवान ने मनुष्य को दिया है उसका सदुपयोग करे और सही राह पर चले। ये हो गया अपना आज
का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते पूरा। आगे है इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? यानी लेखिका जो अंधी थी, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसको ऐसा क्यों लगा कि लोग देखकर भी कम देखते हैं? उत्तर है इसका, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वह अपने आसपास की प्राकृतिक वातावरण को अनदेखा कर देते हैं। यानी वो प्रकृति में जो फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, उन सबको नहीं देखते हैं। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए वह उदाहरण के माध्यम से कहती है, जब उन्होंने जंगल की सैर से लौटी अपनी एक मित्र से पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने क्या कहा था कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। अपनी मित्र के इस उत्तर से उसे बहुत आश्चर्य होता है और वो कहती है, लोग अधिकतर, अपनी मित्र को कहती है कि लोग अधिकतर उसको यही उत्तर देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, कोई खास नहीं देखा। अपनी मित्र के इस उत्तर से उनके इस तर्क को सत्य को सिद्ध कर दिया कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, क्योंकि इंसान घंटा भर जंगल में घूमे और कोई विशेष चीज न दिखाई दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यानी लेखिका यहाँ पर जो इसकी मित्र से पूछती है कि तुम आज जंगल की सैर करके आई, तुमने क्या क्या देखा, तो वो कहती है मैंने कोई खास चीजें नहीं देखी। तो लेखिका ये सारी बातें, ये घटना इस पैराग्राफ में जो दे रखी है, पहले पैराग्राफ में, इस घटना के माध्यम से हमें कहना चाहती है जिसके पास आंखें हैं वो वास्तव में क्या देखते हैं? सचमुच बहुत कम देखते हैं। यानी भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, उसको भी वो देख नहीं पाते। यानी देखकर भी लोग बहुत कम देखते, देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर है इसका, प्रकृति के पास नजारों और प्राकृतिक उपादानों का अपार भंडार है। प्रकृति के बीच जाकर ही उसके उपादानों को देखने और छूने का एहसास करने का जो आनंद मिलता है वही प्रकृति का जादू है। जैसे भोजपत्र व चीड़ के पेड़ों की छाल, वसंत में खिली हुई कलियां, फूलों की मखमली, घुमावदार पत्तियां, चिड़ियों का मधुर स्वर, झरनों की ध्वनि आदि प्रकृति के अभिन्न अंग है। यानी जब लेखिका, आपको पता है, बाग बगीचे में जाती है, फूलों पर हाथ घुमाती है, कलियों को देखती है, झरनों के पानी में हाथ डालती है, तो उसको ऐसा लगता है प्रकृति कैसी है? जादूमयी है। प्रकृति में क्या है? जादू है। जादू उसका एक अभिन्न अंग है। अगला है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर है इसका, हेलन की मित्र ने यह जवाब जंगल से घूमकर लौटने पर और यह पूछे जाने पर दिया कि उसने जंगल में क्या क्या देखा। हेलन को इस पर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस प्रकार के उत्तर सुनने की आदी हो चुकी थी। उसका मानना था कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे देखकर भी नहीं देखते, जबकि उन्हें जंगल में हजारों रोचक चीजें मिल जाती जिन्हें वे मात्र छूकर ही पहचान लेती थी। यानी यहाँ पर लेखिका की जो मित्र कहती है उसको कि मैंने तो जंगल में जाकर कुछ भी नहीं देखा, कोई खास नहीं देखा, तो वो इसकी आदी हो चुकी थी क्योंकि उसको कोई खास बातें बताता नहीं था। तो लेखिका कहती है ये वहाँ जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेखिका भोजपत्र की छाल को, चीड़ की छाल को छूकर ही पहचान लेती। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी उसकी मित्र कहती है कि मैंने तो जंगल में कुछ भी नहीं देखा। तो लेखिका को इसलिए आश्चर्य हुआ कि ये देख कर भी नहीं देख सकती, यानी बहुत कम देखती हैं। अगला है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर है इसका, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल को, वसंत के समय कलियों को तथा फूलों की कोमल सतह के घुमावदार रूप को छूकर पहचान लेती थी। वह किसी पेड़ की टहनी को छूने से उत्पन्न हुए चिड़िया के मधुर स्वर तथा उंगलियों के बीच झरनों के बहते हुए पानी से उसकी मधुर ध्वनि को भी आसानी से पहचान लेती थी। चीड़ की फैली पत्तियां और घास का मैदान हेलन को महंगे कॉलिन की तरह लगते थे। यानी वो कहती है कि मेरे को जो प्रकृति की जो चीज़ें, आपको पता है, भोजपत्र की छाल, चीड़ के वृक्ष की छाल, कलियां, फूल, झरनों के पानी, ये सब छूकर वो पहचान लेती थी कि प्रकृति कैसी है? जादूमय है।
अगला है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ क्या हो सकता है? उत्तर है इसका, दृष्टि या देखने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत या आशीर्वाद है। इसकी सहायता से मनुष्य प्रकृति के उपादानों को आनंद लेकर खुशियां रूपी इंद्रधनुषी रंगों से अपने जीवन को हरा भरा बना सकता है, अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का नज़ारा देख सकता है। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है कि जो लोग देख सकते हैं वो प्रकृति के इन सारी चीज़ों को देखकर अपने जीवन में क्या भर सकते हैं? रंग भर सकते हैं और अपने जीवन को क्या सुखमय बना सकते हैं। अगला है, निबंध से आगे यानी पाठ से आगे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करें। ये आप अपने कक्षा रूम में या अपने घर पर अपने साथियों के पास बैठकर कर सकते हैं। अगला है, कान से न सुन पाने और आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। आप खुद महसूस करके देखिए कि आप कान से नहीं सुन सकते हैं तो आपके आसपास की दुनिया आपको कैसी लगेगी, आपके मन में विचार कीजिए और आप ये स्वयं लिखिए। अगला है, कई चीजों को छूकर पता चलता है कि जैसे कपड़े की चिकनाहट, खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी चीजों की सूची तैयार करो जिनको छूने से आपको उनकी खासियत का पता चलता है। यानी आपके आसपास तो प्रकृति है, आप देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, तो प्रकृति की ऐसी चीजों को छूकर उनकी खासियत के बारे में आप खुद लिखिए। अगला है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। यानी आंखों से है वो आप देखते हो, वो बनाते हो। अब आप सुनकर क्या क्या महसूस करते हो, वो चख कर क्या क्या करते हो, वो सूंघकर, नाक से सूंघकर आप क्या महसूस करते हो, छूकर आप क्या महसूस करते हो, उसकी आपको खुद को एक सूची बनानी है। जैसे अगला है 5वां प्रश्न, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? यानी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आंखों से देख नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता, तो आप उनको क्या क्या पूछना चाहोगे? तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप उनसे किस प्रकार के प्रश्न करते हो। अब लेते हैं आगे भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे पहला है चिकना। अब आपको पता है चिकनी चीज़ें कौन कौन सी होती है? तेल, घी आदि। और 1-2 चीज़ें आप खुद अपने मन से लिखिए। अगला है चिपचिपा। चिपचिपा कौन कौन सी चीज़ होती है? जैसे गोंद कैसा होता है? चिपचिपा। अगला है मुलायम। अब मुलायम चीज़ें कौन सी होती है? एक तो ऊनी कपड़ा, फूल आदि। 1-1, 2-2 आप स्वयं लिखना, 2-2 मैंने लिखवा दिए, 1-1, 2-2 आपको खुद लिखना है। अगला है खुरदरा। खुरदरा आप कैसे पहचानोगे? जैसे पत्थर, लकड़ी आदि। अगला है सख्त। सख्त का होगा जैसे कठोर चीज, जैसे पत्थर या लोहा आदि। अगला है भुरभुरा। भुरभुरा होगा यहाँ पर पापड़, रेत आदि। अगला है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ में कैसा क्षेत्र आएगा? पहाड़ और घाटियों का जो पथरीला क्षेत्र होता है, कभी ऊपर और कभी नीचे, तो वो क्या कहलाता है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र। अब आगे है आपके, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाएगा। यानी ये लेखिका के शब्द हैं, वो कहती है कि मेरे को छूने से इतनी खुशी मिलती है तो मैं इनको
जब देखूंगी तो मेरा मन क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध यानी बिल्कुल ही आनंदित हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ संज्ञा और कुछ क्रिया से बने, उन्हें भी पहचान कर लिखो। जैसे अब आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में जो क्या है, यहाँ पर क्रिया से बनी है, किससे बनी है, वो आपको लिखना है। आइए देखते हैं हम। आपको पहले संज्ञा का ज्ञान। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको पता ही है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे। और ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? कोई क्रिया से बनी है, कोई विशेषण से बनी है ना। किस किस से बनी है वो आपको लिखना है। जैसे पहला है यहाँ पर मिठास। अब देखो मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण है, तो ये किससे बनी है? विशेषण से बनी है। मीठा का क्या बन जाएगा? मिठाई। क्या बने? मिठाई से बना है मिठास। मीठा क्या है? मिठाई क्या है? विशेषता है उसकी, मिठाई से बना है मिठास। अगला है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है और उससे क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। अगला है ताजगी। ताजगी भी संज्ञा है। ये किससे बनी है? ताजा। ताजा से बनी है ताजगी। ये सब विशेषण से बनी है। क्या बनी है? विशेषण से बनी। क्यों? ताजगी कैसी है वो चीज? ताजी है, बासी है, तो ये क्या है? विशेषण है ताजा। ताजा से बनी ताजगी। अगला है यहाँ पर भूख। भूख किससे बना है? भूखा से। भूखा, उसको क्या भूख लगी है, तो ये संज्ञा किससे बनी है? विशेषण से। अगला क्रोध। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किससे बना है? क्रोधी से। अगला है यहाँ पर शांति। शांति किससे बना है? शांत से। ये सब क्या है? विशेषण से बने। किससे बने? विशेषण से। अगला है यहाँ पर बहाव। बहाव क्या है आपको पता ही है। बहना क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो बहाव शब्द किससे बना है? क्रिया से बना है। बहना, बहना एक क्रिया है। बहना से क्या बना है? बहाव। अगला है मजदूरी। मजदूरी क्या है? क्रिया। क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा है। तो ये किससे बना है? क्रिया से बना है। मजदूर। मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा है और मजदूरी क्या है? क्रिया हो रही है, मजदूरी करना। तो ये क्रिया और जातिवाचक संज्ञा मजदूर से क्या बना है? मजदूरी। अगला है भोलापन। भोलापन एक विशेषण है। उसकी विशेषता भोला। भोला क्या है? एक विशेषता है। विशेषता से विशेषण बना है। भोला एक विशेषण है। विशेषण से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा भोलापन। अगला है फुर्ती। फुर्ती क्या है? यहाँ पर विशेषता है किसी की, कि वो व्यक्ति कैसा है? फुर्तीला है, कैसा है ना। तो ये किससे बना है? विशेषण से बनी है। ये फुर्ती भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? विशेषण से बनी है। अब देखो पहला भाववाचक संज्ञा मीठा। मिठाई। मिठाई क्या है? विशेषण से क्या बना? मिठास, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी। दूसरा क्या है? भूख। भूखा से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? भूख। घबराना। घबराना से भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? घबराहट। बुढ़ापा। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदला तो क्या बन गया? बुढ़ापा। उसी तरह आगे है ताजगी। ताजगी से, ताजगी किससे बना है? ताजा से। ताजा जो है आपका विशेषण, उससे क्या बन गई? ताजगी। जो ताजा विशेषण है, विशेषण से क्या बन गई? ताजगी। क्या हो गई उसकी? भाववाचक संज्ञा। आगे है शांति। शांति क्या है? भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये बना किससे? शांत से। शांत क्या है? यहाँ पर विशेषण है। विशेषण से बना है शांति। अगला है बहाव। बहाव क्या है? क्रिया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। अगला है मजदूरी। मजदूरी एक जातिवाचक संज्ञा, मजदूर से मजदूरी बना है। मजदूर क्या है? एक जातिवाचक। सभी मजदूर को अपन मजदूरी कहते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा से मजदूरी क्या बननी है? भाववाचक संज्ञा। मजदूरी एक क्रिया भी है। अगला है भोलापन। भोलापन किससे बना है? भोला
भोला जो एक विशेषण है, भोला क्या है? विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई, क्या बन गया? भोलापन। वैसे ही फुर्ती, फुर्ती किससे बना? फुर्तीला। फुर्तीला क्या है? विशेषण है। उस विशेषण से क्या बन गया? उसकी भाववाचक संज्ञा फुर्ती। ये हो गया आपके भाववाचक संज्ञाएं जो कि विशेषण से बनी थी और कुछ क्रिया से बनी थी। अब है तीसरा प्रश्न है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदि का अर्थ है यहाँ पर अभ्यस्त हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, श्यामल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, इस पर अर्थ भिन्न है। नीचे ऐसे कुछ समरूपी शब्द दिए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर जो आदि दे रखा है इसका मतलब अभ्यस्त, यानी उसकी आदि हो चुकी हूँ, और दूसरा आदि यानी इस तरह के और भी हो सकते हैं। यानी शब्द तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। वैसे जैसे यहाँ पर दे रखा है, पहला अवधि और दूसरा अवधि, यानी छोटी धी और बड़ी धी। जैसे पहले का अपन वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो उसके घर आने की अवधि खत्म हो चुकी है। यानी पहला वाक्य प्रयोग क्या हो गया? उसके घर आने की अवधि खत्म हो चुकी है। और दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने अवधि भाषा में साहित्य रचना की। तो अब देखो, पहला अवधि था, उसका अर्थ था समय, यानी उसके घर आने का समय खत्म हो गया। और दूसरा क्या था? अवधि। अवधि का अर्थ यहाँ पर क्या है? अवधि एक भाषा है, यानी इन्होंने रचना किसमें की? अवधि भाषा में। अगला है मैं और मैं। अब आपको इसमें कैसे आप अंतर करेंगे? इस बर्तन में मेरे को पानी डाल दो, यानी इस बर्तन में, ये किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाला मैं है, और दूसरा मैं खुद के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आज घूमने जा रहा हूँ। अगला है मेल और मेल। पहला मेल का अर्थ होता है जोड़ना, यानी आपस में मिलना, मेल मिलाप करना, और दूसरा मेल जो अपने शरीर पर जमाव करता है उसको कहते हैं। अब इसका करते हैं अपन वाक्य प्रयोग। पहला मेल, मेल मिलाप होने से मन के बैर दूर हो जाते हैं। हम एक दूसरे से मिले रहते हैं तो एक दूसरे से हम जुड़ते रहते हैं, इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा, हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो हमारे शरीर पर मैल जम जाएगा। अगला है और एक और का अर्थ होता है तरफ, यानी वो दिशा की ओर संकेत करता है। दूसरा और किसी शब्द में प्रयुक्त होता है। जैसे उस ओर देखो कौन आ रहा है, पहले और का अर्थ। और दूसरा सपना और उर्वशी, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग होता है, और की तरफ यानी उस तरफ दिखाने के लिए और का प्रयोग। अगला है दिन। दिन का मतलब सवेरा, और दूसरा है दिन। दिन का मतलब गरीब। अब आपको करना है वाक्य प्रयोग। तुम इतने दिन कहाँ गए थे? ये तो हो गया पहले दिन का प्रयोग। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ये दूसरा दिन, यानी हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। अब अगला है शील। शील का मतलब है यहाँ पर सिलाई करना, है ना। मैं मेरे बच्चों के कपड़े सील रही हूँ। अगला है सील। सील का मतलब यहाँ पर गुणों से लेकर है। राहुल के अंदर शील और मर्यादा के कारण वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, यानी शील यानी अच्छे गुण के कारण। यानी यहाँ पर दे रखा है राहुल अपने शील और मर्यादा के कारण ही प्रसिद्ध है, यानी राहुल क्या है? उसके अंदर क्या है? अच्छे गुण है, इसलिए वह प्रसिद्ध है। आगे है आपके अनुमान और कल्पना के आधार पर। अब इस पाठ के पीछे ये दे रखे हैं ध्यान देने योग्य शब्द, यानी यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, वो कर लेते हैं अपन। पहला शब्द है परखना। परखना का अर्थ होता है जांच करना। अगला सैर। सैर का अर्थ है भ्रमण। अगला शब्द अचरज। अचरज का अर्थ है आश्चर्य। आदि। आदि का अर्थ है यहाँ पर अभ्यस्त। अगला शब्द रोचक। रोचक का अर्थ है रुचि बढ़ाने वाला। अगला खुश नसीब। खुश नसीब का अर्थ है भाग्यवान। अगला क्षमा। क्षमा का अर्थ है वातावरण या माहौल। अगला मुग्ध। मुग्ध का मतलब मोहित होना या आनंदित होना। अगला कदर। कदर का मतलब गुणों की पहचान।
अगला नियामत, नियामत का मतलब है ईश्वरीय देन या आशीर्वाद। ये जो आपकी पाठ के पीछे दे रखे थे वो हो गए आपके शब्द। ये हो गया आपके, अब इसमें के अंदर जो अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न दे रखे हैं कि इस फोटो को देखकर आप बताइए आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ये हो गया आपने कक्षा 6 का पाठ 11 पूरा। धन्यवाद।